हेलो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। और इसके लिए मेरे साथ अभी हैं राजेश ठक्कर जी, जो जीएसटी प्रैक्टिशनर है फ्रॉम द डे वन, दैट इज जब जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017, उस दिन से आज दिन तक वो कंटिन्यूअस जीएसटी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेरियस सेगमेंट्स में उनकी प्रैक्टिस है, ज्वेलरी इंडस्ट्री एंड वेरियस अदर इंडस्ट्री इंक्लूडिंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री। प्रायर टू द जीएसटी प्रैक्टिशनर, ठक्कर साहब 1989 से काम कर रहे हैं एज ए कंसल्टेंट ऑफ एक्साइज कंसल्टेंट, कस्टम मैटर्स, देन सर्विस टैक्स मैटर्स एंड ऑल्सो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके बारे में भी वो कंसल्टेंसी कर रहे हैं, जो आज भी चालू है। आज स्पेसिफिकली हम उनसे बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। तो ठक्कर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जीएसटी के पहले कोई लॉ था क्या सर्विस का वगैरह रियल इंडस्ट्री में? राइट सर, रियल इंडस्ट्री में अगर हम बोले तो 1994 के पहले वेज से कनेक्टेड ही एक एक्ट था, बाकी कोई भी एक्ट नहीं था। 1994 फाइनेंस एक्ट के थ्रू सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ एंड धीरे धीरे 2002 के बाद रियल एस्टेट में इन्होंने सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया। 2012 का जो नोटिफिकेशन था उसमें काफ़ी जो प्रोडक्ट थी सर्विस की, जो उन्होंने नेगेटिव लिस्ट में डाल दी, वो सारी चीज़ें जीएसटी में नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, वो यहाँ पे एज अ टैक्सेबल सर्विस में काउंटेड है। अच्छा। दूसरा, सर्विस टैक्स का सबसे बड़ा था कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो देयर शुड बी अ टैक्सेबल सर्विस ऑफ 10 लाख रुपीस, ये क्राइटेरिया था। जबकि जीएसटी के अंदर देयर इज अ कंडीशन, डेफिनेशन सेज एग्रीगेट टर्नओवर इफ इट इज इंक्लूड टैक्सेबल सप्लाई एंड योर एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 20 lakhs, देन यू आर लायबल टू गेट रजिस्टर अंडर जीएसटी। मतलब अगर मेरी टैक्सेबल सप्लाई सिर्फ 2 लाख की है और मेरा टर्नओवर 20 लाख का है, तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। अच्छा। जो आज तक कोई भी लॉ में नहीं था। हर लॉ में थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई थी, यहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। डेफिनेशन वेरी क्लियर है, एग्रीगेट टर्नओवर, और उसमें अगर मैं टैक्सेबल सप्लाई करता हूँ तो मैं वो अंदर आ जाता हूँ रजिस्ट्रेशन के क्राइटेरिया में। सेकंड चीज़ है जो काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है, मेरा टर्नओवर 10 लाख है, एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख है, लेकिन मैं यहाँ से गुजरात में आर्किटेक्ट की सर्विस देता हूँ मेरे बिल्डर्स को, या तो मैं उसको कोई गाइडेंस की सर्विस देता हूँ या कोई प्रोजेक्ट में उनको मैं कंसल्ट करता हूँ, देन ऑल्सो आई हैव टू गेट ए रजिस्टर विद द जीएसटी, क्योंकि मैं इंटर स्टेट सप्लाई करता हूँ। तो वो 20 लाख वाला चीज काम में नहीं वहाँ आता? काम में नहीं आता। इट इज फ्रॉम द सिंगल रुपी वन। ओके। नाउ सेकेंडली चीज, हम अगर एज ए एडवोकेट बोलते हैं, अगर मैं एडवोकेट के पास से सर्विस लेता हूँ, मैं अगर आर्किटेक्ट हूँ या तो मैं कोई भी हूँ, जो मैं अगर सर्विस लेता हूँ, तो अगर मुझे आरसीएम में पैसा भरना है, मैंने बिजनेस के लिए मेरे एडवोकेट हायर्स किए हैं, तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, देयर इज़ अ नो लिमिट, मुझे रजिस्ट्रेशन करके आरसीएम में जीएसटी भरना है। अच्छा, मतलब वो ऐसा नहीं है कि लोग सोचे 20 लाख का मेरा नीचे टर्नओवर है तो हो गया खत्म, मुझे कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं है सर, देयर इज अ कमिंग रूल 16A करके रूल अमेंड होके आ रहा है अभी, जिसमें अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी अगर टैक्स भरने की लायबिलिटी है तो उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो रहा है। अच्छा, तो ये काफी बढ़ने वाला है। बढ़ने वाला है। सो मैं ये बोलूंगा, जो 2016 में जीएसटी मॉडल लॉ था, 8 साल ये करीब होने आए हैं, अभी तक वो मॉडल लॉ कंप्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अच्छा। सो दे आर स्टेप बाय स्टेप उन लोग आगे आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वो 100% अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। जो मॉडल लॉ बनाया गया था वो 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, ओके। अभी एक मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो एवरी होम बायर का पास होता है। हाँ जी। क्योंकि एक घर खरीदने वाला जाता है बिल्डर के पास, तो
5% जीएसटी है, 12% जीएसटी है, तो ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, उसको समझता नहीं कि ये क्या है। तो इसको जरा थोड़ा सा बताइए ना कि 5% क्या कॉन्सेप्ट है और 12% क्या कॉन्सेप्ट है। सर ये सीधा वेरी क्लियर है। गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन दिया है कि अगर आप कोई भी डेवलपर या बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन चालू करता है तो उसे वो इन्फॉर्म करता है कि मैं इनपुट लूंगा या नहीं लूंगा, जब वो अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर कराता है जीएसटी के अंदर। वो जब एप्लीकेशन देता है तो उसको ऑप्शन अवेलेबल होता है क्या आई विल अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट और आई विल नॉट। मतलब उसके अंदर जितनी भी मटेरियल्स आती हैं वो मटेरियल्स की वो इनपुट नहीं लेगा तो वो 5% जीएसटी लगाएगा। मतलब जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो डेवलपर खुद बेयर करेगा। इसमें भी वापस टेक्निकली डाला हुआ है, मेरी जो 100% इनपुट सप्लाई है एक्सेप्ट मेरी लैंड लीज कॉस्ट या एफएसआई की कॉस्ट, वो छोड़ के मेरी 80% सप्लाई रजिस्टर पर्सन से आनी चाहिए। ओके, मतलब अगर मैं कोई प्रोजेक्ट ले रहा हूं उसमें मेरी लैंड की कॉस्ट मुझे डिडक्ट करनी है, मुझे एफएसआई की कॉस्ट डिडक्ट करनी है, मुझे लीज की या मेरे जो है वो डिडक्ट करने के बाद समझ लीजिए कि 1 करोड़ रुपया मेरी कॉस्ट आ रही है, तो 1 करोड़ में से 80 लाख रुपए की सप्लाई रजिस्टर सप्लाई से आनी चाहिए। अच्छा, इट्स कंपल्सन। अगर वो कम आती है तो मुझे डेवलपर को वो आरसीएम से पैसा भरना है। ओके, जब आप आरसीएम में पैसा भरते हो तो आपका कैश फ्लो बाहर जाता है और आपको उसकी इनपुट मिलती है। ओके, तो ये जो कॉस्ट है वो डेवलपर को बेयर करनी है और उसमें से उनको 5% मिलता है। जबकि 12% में वो पूरी इनपुट क्रेडिट ले सकता है, सेट ऑफ करने के बाद वो आगे पास ऑन करता है। किसको पास ऑन करता है वो? अपने बायर को। सो देर इज अ कॉस्ट कैलकुलेशन, वो एक वर्किंग कैलकुलेशन है, वो करके देना है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 2017 से लेके 2022 तक मैटर से एंटी प्रॉफिटिंग बिल्डर्स के लिए आया था कि अगर वो डिडक्शन पास ऑन नहीं करते हैं आईटीसी का तो सो देर इज अ कैलकुलेशन के 5.5 से 6% जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का है वो होम बायर्स को ट्रांसफर होना चाहिए। ओके, सो 12% में भी जब आप लेते हो तो आपकी इनपुट आ गई, आपने सामने से कलेक्ट किया तो वो सेट ऑफ आपको मिलता है, तो सेट ऑफ आपकी कॉस्ट को रिडक्शन करता है। अगर मैं एक सिंपल लेवल पे आपको एग्जांपल बता दूं सर, तो अगर एक 40 लाख का फ्लैट होगा तो मैं जीएसटी के साथ उसको कॉस्ट करूं 5% में तो वो अराउंड 45 लैक्स के आसपास पहुंचेगा और 12% में वो जाएगा तो 47 लैक्स के आसपास जाएगा। तो 45 लैक्स में कैसे होता है कि जो इनपुट है वो सारी कॉस्ट डेवलपर ऐड करता है और उसके मटेरियल कॉस्ट में ऐड हो जाता है, तो अल्टीमेटली वो बायर से ही चार्ज करेगा प्लस उसको 5% जीएसटी मिलेगा। और जब ये 12% है तो वो सेटअप लेके फिर 12% चार्ज करेगा। अच्छा, तो अल्टीमेटली वहां भी कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है। अभी जब हम सर्विस टैक्स में थे तो देयर इज अ अबेटमेंट, हमारा अबेटमेंट था वहां पे, तो अबेटमेंट मिलने के बाद हमें सर्विस टैक्स की लायबिलिटी बहुत कम आती थी। ओके, और हमारे पे प्रॉपर्टी सेल करने में कोई वेट का नहीं था। सो नॉट दे, वहां पे हमारे पास इतना पेमेंट नहीं आता था जो सर्विस टैक्स के अबेटमेंट के बाद। तो जीएसटी में अल्टीमेटली होम बायर पे बर्डन बढ़ा है, ओवरऑल जीएसटी से। यस, जीएसटी से बर्डन बढ़ा है। नाउ देयर इज अ कंडीशन, इन्होंने वापस यहां जब लैंड की कॉस्ट करनी है तो 33% का अबेटमेंट दिया है। सर अगर आप मेट्रो सिटी में देखेंगे तो 33% आपको लैंड का अगर अबेटमेंट मिलता है तो कोई फायदा नहीं है। आप एक समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे लेता हूं तो लैंड की कॉस्ट इज द मैक्सिमम फॉर माई सेलिंग द फ्लैट। लैंड कॉस्ट मैक्सिमम कंपोनेंट होता है। यस, आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको लैंड का कॉस्ट मैक्सिमम होता है। आपको टायर 1 और टायर 2 में हो सकता है कि 33% आएगा, अभी तो टायर 2 में भी नहीं आते। टायर 1 में जाएंगे नीचे जाए 3 में जाएंगे तो उधर होगा, या तो आपको विलेज में मिलेगा सर। तो लैंड का अबेटमेंट 33% दिया तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट है वो जीएसटी की पूरी होम बायर पे जा रही
ओके, मतलब अभी आपसे बात करके मुझे समझ रहा है कि दिस कॉन्सेप्ट के 5% स्कीम में जाना या 12% स्कीम में जाना, दिस इज प्योरली द डिसीजन ऑफ द डेवलपर। परफेक्टली राइट सर। वो खुद यहाँ होम बायर का कोई कॉल नहीं है। इट इज द कॉल इज टेकन बाय द डेवलपर हिमसेल्फ। यस सर। अभी सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद जीएसटी लगता है? सर- सपोजिंग मैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद बेच रहा हूँ मेरे फ्लैट, हाँ जी। तो उसमें जीएसटी लगता है? सर आप पार्ट ओसी लेके सेल करोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद अगर आप बेच रहे हो तो जीएसटी लगेगा। समझा नहीं मैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, हाँ, ओसी और सी कंप्लीशन। हाँ दोनों अलग अलग है सर। अगर मेरे पास मेरा बिल्डिंग समझ लो 30 माले का है और मुझे 12 माले तक का पार्ट ओसी मिल गया है सर, तो मैं 12 माले का जब पार्ट ओसी चालू कर देता हूँ, फ्रॉम दैट डेट मैं सामने से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन सीसी आने के बाद कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट अगर मैं प्रॉपर्टी बेचता हूँ, मुझे जीएसटी चार्ज करना है। सीसी मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट या कमेंसमेंट सर्टिफिकेट? सर आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट लीजिए, कमेंसमेंट में तो कंपलसरी आपको जीएसटी लेना है। ओसी और सीसी की मैं बात कर रहा हूँ सर, देयर इज अ। अच्छा, तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं, कंप्लीशन Sir, सर्टिफिकेट एंड ओसी, इसका इसमें- बात चल रहा है। यस सर। तो ओसी आई तो जीएसटी नहीं लगेगा और कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया, तो जीएसटी लगेगा सर। थोड़ा सा कुछ बोल मैं पाएंगे आपको इसके समझाऊं। ऊपर? सर अभी मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है, मैंने अभी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिकल का कोई काम बाकी रह गया, या तो वाटर की जो लाइन वो प्रॉपर नहीं हुई जिसके लिए मैंने ओसी नहीं लिया, या तो कुछ मेरे फ्लैट नहीं बिके हैं, या तो जो भी मेरा कोई भी एक प्लानिंग है, तो मैंने ओसी नहीं लिया, लेकिन सीसी है मेरे पास। मेरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो गया, लेकिन मैंने बीएमसी से हमने ओसी नहीं लिया कि ऑक्यूपेशन के लिए मैं अभी देना चालू करूँ। इस पीरियड के बीच में अगर मैं कोई प्रॉपर्टी सेल करता हूँ एज अ डेवलपर, तो मुझे होम बायर से जीएसटी कलेक्ट करना है। होम बायर को वेरी क्लियर है सर, विदाउट ओसी अगर वो परचेज कर रहे हैं तो जीएसटी की लायबिलिटी उनके सर पे है, ओके, चाहे वो पार्ट ओसी हो या फुल ओसी हो। इट मीन्स ओसी एक बार आ गई, उसके बाद का जो भी बेचना होगा उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। दैट्स द वेरी क्लियर कट। सर अभी ये पूछना चाहूँगा मैं कि जो रीसेल होता है फ्लैट्स का, क्या उसमें जीएसटी लगता नहीं है? लगता सर, इन केस ऑफ रीसेल के फ्लैट्स में, नहीं लगता सर, प्रॉपर्टीज में भी नहीं लगता है? ओके। अभी ऐसा कोई एस्पेक्ट है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जहाँ पे जीएसटी एग्जम्प्ट किया हुआ है कि यहाँ नहीं लगेगा, ऐसा कुछ है कॉन्सेप्ट? सर नहीं लगेगा, वो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। डिपार्टमेंट तो हर जगह पे चाहता है कि जीएसटी लगे। ओके। डिपार्टमेंट ने अगर एक कोई प्लॉट है जिसको डेवलप करके डिवाइड करके भी बेचा है तो भी जीएसटी डिमांड किया था। सिर्फ डिवीजन के लिए? यस सर, डेवलपमेंट किया, मैंने रोड बनाया, अप्रोच रोड बनाया, लाइटिंग्स लगाए, प्लॉट बनाए और मैंने बेचे। खाली प्लॉट था, प्लॉट स्कीम मतलब? हाँ प्लॉट स्कीम बनाया मैंने, उसमें अप्रोच रोड बनाया, बराबर, लाइटिंग्स लगाई मैंने कि भाई वहां जाने के लिए है। नथिंग एल्स, प्लॉट ऐसे का ही ऐसा है, मार्किंग करके ये A1 2 3 करके मैंने बेचे हैं। उसमें भी उन्होंने जीएसटी डिमांड किया, जबकि वेरियस हाई कोर्ट ने उसको बोला कि इट इज नॉट लेविएबल। रिसेंट जजमेंट लास्ट वीक ही आया है, गुजरात हाई कोर्ट ने बोला है कि जितने इंडस्ट्रियल एस्टेट है, मतलब MIDC, JIDC, KIDC जो लीज होल्ड देते हैं उस पे भी आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा। और उसी बेच पे हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच कोलाबावाला एंड फिरोज पूनावाला ने भी जजमेंट दे दिया है कि MID से अगर देती है तो लीज पे आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। सो लॉन्ग लीज पे भी जीएसटी डिपार्टमेंट डिमांड करता है, नोटिस इश्यू करता है। तो वो रूलिंग्स ने क्लियर कर दिया है कॉन्सेप्ट को। अभी मुझे ये सवाल पूछना है ठक्कर जी कि मेंटेनेंस जो होता है सोसाइटियों का,
क्या उस पर भी जीएसटी लागू है? सर देर इज अ लिमिट जो सर्कुलर से इन्होंने इशू कर दिया है 7,500 रुपीज़ के ऊपर अगर आप मेंटेनेंस ले रहे हो देन देर इज अ जीएसटी। अच्छा, और उसके सिवा आप अगर कोई एडिशनल फैसिलिटीज सोसाइटी के अंदर दे रहे हो, रिक्रिएशन क्लब चला रहे हो और कोई फैसिलिटी दे रहे हो, सब पे सर आपको जीएसटी। तो मतलब समझो कहाँ कोई जिम है तो वो जो जिम की फीस है उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा? यस सर। अच्छा, मतलब 7,500 रुपया से ऊपर कोई भी फ्लैट का मेंटेनेंस मेंटेनेंस है तो उस देखिए वहाँ पे कितना परसेंट है वो? 18% सर। 18%? सर सर्विस इज 18% स्ट्रेट वे। ओके ओके ओके, सीधा। और अगर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है उसकी जो मेंबरशिप है या जो भी है हाँ जी सर। उस पर भी जीएसटी लगेगा? ओके। सर मैं आपको सीधा सीधा बोलूँ तो जब हमारा एक्साइज था इस स्पेसिफिकली फॉर मैन्युफैक्चरिंग और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट थी 1.5 करोड़ और जो सर्विस था वो टैक्सेबल सप्लाई उन्होंने डिफाइन की थी, लिमिटेड सर्विस जो है उसी के अंदर थी। और अगर जीएसटी को देखते हैं सर तो इज़ वेरी वास्ट, वेरी वास्ट। मतलब सर एम्बुलेंस को छोड़ा है, आर्मी को छोड़ा है, फायर ब्रिगेड को छोड़ा है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को छोड़ा है। सर अगर मेरी बीवी मुझे खाना बना के देती है और साल का 20 लाख के ऊपर का होता है ना, शी कैन चार्ज मी a जीएसटी बिकॉज इट इज अ सर्विस। अरे बाप रे। So it is a very clear and complicated is GST. समझ में ही आ रहा है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड लॉ बनाया है। मतलब उन्होंने सीधा सीधा एनी सप्लाई टैक्स, देयर इज नॉट वर्ड, टैक्सेबल सप्लाई विथ और विदाउट कंसिडरेशन इज लायबल फॉर द टैक्स। विथ और विदाउट कंसिडरेशन। यस सर। ये तो बहुत ही, आई थिंक दिस लॉ हैज टू ग्रो लॉन्ग वे। लॉन्ग वे। ये तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो मतलब इसमें काफी जजमेंट आएंगे जो लॉ को मैच्योर करेगा, इंटरप्रिटेशन को मैच्योर करेगा। ये जब ड्राफ्टिंग में हम लोग 2016 पे मॉडल जीएसटी लॉ में डिस्कशन में बैठे थे तो हमने ये पॉइंट्स उठाया था, सर ये तो आप कल बोलोगे मेरी फैमिली बड़ी है, 25 आदमी है और किचन मेरी वाइफ संभालती है सबके लिए, ग्रोसरी लाती है, सबका ये वो सब कुछ है, पार्टीज वो अरेंज करती है, सब कुछ है। सर इट इज अ सप्लाई मोर देन 20 lakhs। आप तो कल आके खड़े होके बोल दोगे। करेक्ट। तो कि नहीं मैं इतने हार्श नहीं है, मतलब आज नहीं हो सर, 25 साल 10 साल नेवर नो, कभी भी हो सकता हो है। सकते हो। सो इट कैन, इंटरप्रिटेशन इज वेरी क्लियर। सो नाउ आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ऑफ 16A रूल, सर ये भी क्वेश्चन ऑफिसर्स आपके साथ अगर उस तरह से सोचे तो ले सकता है। इफ द पर्सन इज कैरिंग अ मैकबुक विथ मोबाइल फोन, इट इज वैल्यू मोर देन 1 लाख, क्या उसको ईवे बिल लगता है? इफ आई एम इंटरप्रेटिंग अ लॉ, लगता है, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो ईवे बिल मुझे जनरेट करना चाहिए, वहां लिखना चाहिए, इट इज फॉर माई ओन यूज। मतलब आपके कहने से सपोजिंग आई हैव अ मैकबुक या एंड आई एम गोइंग फ्रॉम बॉम्बे, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, हाँ जी सर। तो आपके कहने से मुझे क्या ई वे बिल लेके जाना पड़ेगा मेरे साथ? सर अगर कोई ऑफिसर इंटरप्रेट करता है उसको, ओके, आई थिंक इट्स अ वेरी, मतलब ये लॉ जो मैं समझ रहा हूँ आपसे अभी, ये काफी इंटरप्रिटेशन में डिपेंड है कि इंटरप्रिटेशन कैसे होगा इसका। ये विजडम ऑफ द ऑफिसर जो आपके सामने खड़ा है वो कैसे उसको इंटरप्रेट करता है, ओके, वो हिसाब से वो मैटर को आगे लेके जा सकता है। इसीलिए इसमें हाईकोर्ट की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। और हमारा बैड लक है 8 साल होने के बाद अभी भी ट्रिब्यूनल्स यहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं है। एपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं नहीं है। ओके। अभी सर मैं एक सवाल पूछूंगा कि जो रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट होते हैं, हाँ जी सर। इसमें मुझे दो मेन सवाल ये है कि रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट पर से जो होता है उस पर कोई जीएसटी लगता है क्या? सर आपने ये बहुत मुद्दे का सवाल पूछा है, क्योंकि कितने एग्रीमेंट्स मैंने भी देखे हैं। लोग यहाँ जीएसटी की लायबिलिटी चूकी जाती है। फर्स्ट,
मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक 24 फ्लैट का बिल्डिंग है और रीडेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं। हर एक फ्लैट का 600 स्क्वायर फीट का एरिया है और डेवलपर उनको बोलता है कि मैं 300 फुट आपको एक्स्ट्रा दूंगा और वो आपका रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट बनता है। नाउ कन्विंस डीड आपके पास आ चुकी है सोसाइटी के नाम, राइट है सर। सोसाइटी अभी वो लैंड की ऑनर्स हैं, फ्लैट ऑनर्स वहां पे शेयर होल्डर्स हैं, तो उनके भी उस पर राइट्स है। अभी आप 600 फुट की जगह 900 फुट पे ले रहे हो, सो यू आर द ऑनर ऑफ 600 फुट, 900 टोटल। फर्स्ट यू आर द ऑनर 600 प्लस एडिशनल 300 है, तो 600 फुट जो है वो पहले आपका डिमोलिश होगा, उसके बाद में वो कंस्ट्रक्शन होगा। सो यू आर गेटिंग द सर्विस फ्रॉम द डेवलपर्स, कंस्ट्रक्शन सर्विस, यस, डिमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस ओके ऑफ योर ओरिजिनल 600 फीट, ओके, राइट। यस, तो उसकी जीएसटी की लायबिलिटी वो डेवलपर्स पे है। अगर डेवलपर डिफॉल्ट करता है देन इट कम्स टू सोसाइटी। ओके। सो demolition and construction services, इट इज अ सर्विस it is a service. and 300 is a additional construction gifted by the developer for the additional flat he has constructed for your premises। तो सर उसमें वो अभी जनरली मैं देखता हूँ 900 फुट हो गया, आपका जीएसटी का नहीं आएगा, मैं इधर से लेके भर दूंगा। मैंने आज तक किसी का भी प्रॉपर एग्रीमेंट या प्रॉपर जीएसटी इसमें नहीं देखा। ओके, दैट मीन्स रीडेवलपमेंट के जो एग्रीमेंट है उसमें जो सोसाइटी है, द सोसाइटी शुड टेक केयर दैट ये जो रीडेवलपमेंट की आप मुझे सर्विस दे रहे हो उस पे जो जीएसटी आएगा वो डेवलपर भरेगा। यस, परफेक्ट। दिस नीड्स टू बी बिकॉज इट इज विदाउट कंसिडरेशन। तो Correct. मैंने आगे आपको डेफिनेशन विद एंड विद एंड विदाउट बोला मैंने आपने। इसीलिए आपको ये बताया क्योंकि रीडेवलपमेंट में ये वर्ड आता है विदाउट कंसिडरेशन। करेक्ट करेक्ट, दैट इज व्हाई। दैट इज व्हाई। Okay, okay. Thank you. I think this will clear doubts of lot of people. या सो विदाउट कंसिडरेशन, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे घर में अगर मेरी वाइफ देती है इट इज विदाउट कंसिडरेशन, ये डेवलपर आपको देता है विदाउट कंसिडरेशन, Still it is comes under the bracket. Yeah. और 18%, 18%, प्लेन 18%। प्लेन 18%। अभी इसी से जुड़ा हुआ आगे एक सवाल आता है कि जब रीडेवलपमेंट होता है तो ये जो अभी आपने एग्जांपल दिया कि 600 प्लस 300, दिस गेट्स कैप्चर्ड इनटू अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एग्रीमेंट फॉर परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन। राइट। इसका एग्रीमेंट बनता है रीडेवलपमेंट का। तो इस पे क्या रैमिफिकेशंस है जीएसटी के? सर मैं ये पहले 300 वाला करता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। अभी ये 300 वाला है सर, उस पे भी जीएसटी की लायबिलिटी है, बट हमने पैसा तो नहीं दिया उसको, आपने नहीं दिया है। हाँ, सो डेवलपर हैज टू पे, एग्रीमेंट में वो मेंशन होना चाहिए। अंडर डीए में। यस, हु विल पे, बिकॉज लायबिलिटी इज देयर। इतना एडिशनल कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसकी जीएसटी की जो लायबिलिटी है वो कौन पे करेगा? अभी सर आपने पहले बोला कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जो सर्विस दे रहा है उस पे आएगा। दिस इज द ओनली फॉर 600। पहला जो मैंने बताया वो 600 का बताया। अच्छा। इसलिए मैंने आपको दो पार्ट किया सर, ओके। 600 और 300। 600 में एक अलग लायबिलिटी है, 300 में अलग लायबिलिटी है। ओके, 600 में वो सर्विस वाली लायबिलिटी यस है सर, कि आप करोगे, और 300 में आपने एडिशनल प्रीमाइसिस आपको मिल रहा है, उस पे भी जो जीएसटी होगा। यस, 5 या 12 जो भी है, वॉट एवर द डेवलपर हैज फाइल्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन, वो लायबिलिटी जनरेट होती है। ओके, तो मतलब एडिशनल एरिया के ऊपर जो जीएसटी अक्रू होगा वो भी डेवलपर देना चाहिए, अगर आपके डीए एग्रीमेंट में है तो। हाँ, मतलब इट इज लाइक फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, राइट। कि आप तो मतलब अगर मैं होम बायर हूँ या मैं रीडेवलपमेंट में हूँ तो मुझे वो फोकस करना चाहिए। अभी मेरे पास कुछ मेरे जो कनेक्टेड लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उन लोग के सबके आए थे पेपर्स, मैंने ये पॉइंट्स उठाया था और वो एग्रीमेंट्स हमने मॉडिफाई करवाए कि भाई ये जो है वो भी आप पे करोगे, वो हमें लिख के दे दो।
एग्जिस्टिंग का, सर्विस का, एडिशनल का, सर्विस का, दोनों का जीएसटी आपको भरना है। वो वेरी क्लियरली आप मेंशन करते हैं। ओके ओके। अभी सर आते हैं ऑल्टरनेटिव रेमेडीज, मतलब मुझे एकोमोडेशन देते हैं, राइट है सर। अभी इट इज, मुझे कोई प्रीमाइसिस मिल रही है, मुझे कोई सर्विस दे रहा है, सो नाउ इट इज अगेन फॉर मी गिवन बाय द डेवलपर्स। ये सर्विस दे रहा है वो कि भाई आपको मैं टेम्पररी यहां करके दे रहा हूं, ये सर्विस दे रहा हूं। नहीं, हाँ, टेम्पररी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब अभी डेवलपमेंट एग्रीमेंट और परमानेंट एग्रीमेंट क्लियर हो गया अपना, अभी लिव एंड लाइसेंस की बात कर रहे हैं हम। सर मैं अभी इसी में आप रीडेवलपमेंट करते हो, 3 साल के लिए दिया आपने, 4 साल के लिए दिया, राइट है ना, तो रेंट, आप रेंट का पैसा देते हो, हाँ, बराबर है। मैं रेंट पे जा रहा हूँ, तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है क्योंकि मैं रेसिडेंस प्रीमाइसेस में जा रहा हूँ, तो रेसिडेंस इज एग्जम्प्ट। नाउ फॉर व्हाट, फॉर द डेवलपर्स, क्या वो अपनी रेसिडेंस के लिए दे रहा है? वो तो मेरे रेसिडेंस के लिए पैसा दे रहा है, तो वो मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना सर, इट इज द सर्विस। तो उस पर भी लागू होगा। हाँ जी सर। मतलब जो लीव एंड लाइसेंस पे मैं जहां जाऊंगा और उसका पैसा जब भी डेवलपर भरेगा, यस, तो दैट विल गेट ऑल्सो अट्रैक्टेड जीएसटी। जीएसटी। मतलब इन अ वे थोड़ा सा रिकैप करता हूँ वापस, बिकॉज आई थिंक दिस इज नीडेड फॉर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू गो फॉर रीडेवलपमेंट। हाँ जी। पहला, जो एग्जिस्टिंग एरिया है उस पे जो जीएसटी अक्रू होता है बिकॉज ऑफ रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट, यस, इट इज फॉर डेमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ योर वो प्रॉपर्टी। एक हुआ। उसके बाद उसने जो एडिशनल दिया उसके ऊपर भी जीएसटी अक्रू हुआ। और तीसरा, जो लीव एंड लाइसेंस पे ये लोग सब जाएंगे और उसका पेमेंट जो बिल्डर की तरफ से आएगा, दैट विल ऑल्सो अट्रैक्ट जीएसटी। परफेक्ट। तो मुझे 3 जीएसटी को सर उसमें आप जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट देते हो, ये कॉस्ट देते हो, एवरीथिंग इज ब्रोकरेज रहता है, शिफ्टिंग चार्जेस रहता है। परफेक्टली राइट सर, परफेक्टली राइट। इट इज ऑल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डेवलपर्स। मतलब ये 3 जगह पे लगेगा हाँ जी, जीएसटी। सर। इन शॉर्ट, whoever wants to go for redevelopment, he has to keep these 3 things in mind. माइंड। Okay. Actually, ये क्या है कि this is a hot question going on in Bombay today, या because island city of Bombay redevelopment है. हाँ जी। At the same time, suburban में भी जो पुराने हैं, like चारकोप, हाँ जी। जहाँ पे महाड़ा की पुरानी बहुत, बिल्डिंग्स yes, है, yes. वहाँ पे भी रिडेवलपमेंट चालू हो गया है। हाँ। तो उसमें भी ये लगेगा। यस सर। अच्छा, अभी सर मैं थोड़ा सा ना मैकेनिज्म के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे कोर्टों में कैसे होता है, देयर इज अ ट्रायल कोर्ट, फिर ट्रायल कोर्ट में अगर नहीं हुआ तो आई गो टू द कंसर्न अपेलेट कोर्ट, एंड फ्रॉम कंसर्न अपेलेट कोर्ट आई मे गो टू हाई कोर्ट एज अ राइट और आई गो एज अ स्पेशल, एंड देन सुप्रीम कोर्ट इन अ वेरी स्पेशल लीव। तो ये एक नीचे से लेके एक बार मतलब ग्राउंड लेवल से लेके क्या मैकेनिज्म है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना सर अभी मैं जीएसटी में पहले तो ये केस कैसे जनरेट होता है, तो उसके एरिया क्या क्या है। तो पहला आता है सेक्शन 61 में स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न, मतलब कोई भी बिल्डर है, डेवलपर्स हैं, कोई भी टैक्स पेयर है, उसका असेसमेंट कोई भी उसका असाइन ऑफिसर होता है वो कर सकता है सेक्शन 61 में। उसके बुक्स कॉल कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, और अगर डिफरेंस आएगा तो उसे डिमांड कर सकता है और नोटिस इशू कर सकता है। सो जो नोटिस होगा वो सेक्शन 73 में आएगा या 74 में आएगा। सो इट इज अ सोकोस नोटिस, और जो सोकोस नोटिस है वो वैल्यू के हिसाब से एडजुडिकेशन होगा, तो अथॉरिटी है। तो पहले आपको नोटिस इश्यू होगा 73 या 74 में, जहां पे आपका डिमांड आएगा। ये हो गया असेसमेंट में। सेम अगर आपका असेसमेंट नहीं होता है तो जीएसटी लॉ से कि हम ऑडिट भी कर सकते हैं आपका जीएसटी ऑडिट। जीएसटी ऑडिट इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 65 रीड विथ रूल 2 सब रूल 30। उसमें वो आपका पूरा ऑडिट कर सकते हैं। आपके बुक्स की ऑडिट की, उन्होंने लगा कि आपने प्रॉपर नहीं किया है तो डिमांड निकलेगी सेम सेक्शन 73 74 में। थर्ड है
उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि आप कुछ इवेजन कर रहे हो, आप पेपर्स आगे पीछे कर रहे हो, या आप डबल एंट्री कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सो दे विल एंटर योर प्रीमाइसिस अंडर सेक्शन 67, और अगर कन्वर्ट होता है तो उसको बाद में सर्च में कन्वर्ट करके आपके बुक्स को करेंगे, एंड दे विल रेज द डिमांड अंडर सेक्शन 74 ओनली। जब सर्च होगा तो 74 में ही डिमांड निकलेगी, 73 में डिमांड नहीं निकलेगी। सो देयर इज अ प्रोसेस, असेसमेंट, ऑडिट एंड सर्च। ये 3 वे से वो आपके पास डिमांड रेज कर सकते हैं। इन नॉर्मल में ट्रांजिट वाली मैं बात नहीं करता हूँ, रास्ते में माल पकड़ने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो ओनली 3 वे हैं, वहां जाके वो 73 और 74 में आप पे डिमांड कर सकते हैं। 73, 74 में जो उन लोग नोटिस इश्यू करेंगे उसको आपको 30 डेज के अंदर रिप्लाई फाइल करना है। और एवरी, अभी गवर्नमेंट ने 74 को एक करके एक नया इंट्रोडक्शन किया है, विच इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 24 ऑनवर्ड से। अदरवाइज मैक्सिमम उनको असेसमेंट करने का पावर 5 साल का है अंडर 74, और 73 के अंदर 3 साल का है। नाउ ऑडिट में इन लोग जनरली 74 ही प्रीफर करते हैं, और 74 में ही जाते हैं, 5 साल का एक साथ में करके कंप्लीट करते हैं। तो इन लोग 5 साल तक आपके बुक्स चेक कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 9। करेक्ट। तो वहां उनको 5 साल का पावर है। तो 74 में इन लोग आपको डिमांड नोटिस भेजते हैं, 73 में भी आपको भेजते हैं, 30 डेज में आपको रिप्लाई फाइल करना होता है। अगर आपकी डिमांड 1 करोड़ के नीचे है, CGST SGST के आसपास, तो वो सुप्रीडेंट लेवल पे सेटल हो जाएगी, वहां पे आपका ऑथोरिटी आ जाएगा। ओके। एडजुडिकेशन वहां होगा। 2 करोड़ तक है तो AC है, देयर इज अ स्लैब उन्होंने अच्छा, मॉनिटरी स्लैब के हिसाब से वो लोग लेके जा रहे हैं। सो नाउ JC हैज अ लॉट ऑफ पावर्स, तो वहां पे आपका एडजुडिकेशन हो जाएगा। इट इज द फर्स्ट एडजुडिकेशन डन बाय द डिपार्टमेंट, और ये सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर है, वही आपका एडजुडिकेशन करेंगे। ये ऑर्डर जो निकलेगा वो फॉर्म ऑफ DRC 07 में निकलेगा, और उसको अगर आपको चैलेंज करना है तो आपके पास 90 प्लस 30 डेज का टाइम है, टोटल 120 डेज का। 90 इज प्रिस्क्राइब्ड, 30 इज एडिशनल बाय द ऑफिसर ऑफ। अच्छा, उसको पावर है कि वो 30 दिन तक अलाउ कर सकता है। उसके ऊपर उसको पावर नहीं है, वो अलाउ नहीं कर सकता आपको। ओके। सो 120 डेज में आपको अपील फाइल करनी है, और अपील फाइल करने के टाइम में आपको 10% प्री डिपॉजिट कंपलसरी है, अदरवाइज आपकी अपील एडमिट नहीं होगी इन फॉर्म ऑफ अपील 01 अंडर सेक्शन 107। ओके। सो आपको 10% जो भी डिमांड निकली है उसका 10% भरना है और अपील फाइल करना है। ये अपील भी गवर्नमेंट ने एक फ्रेम डिफाइन की है, विद इन द 1 ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5+6, मतलब एक पीरियड के अंदर आपको उसका ऑर्डर इश्यू कर देना, मतलब आपकी अपील भी डिसाइड हो जाएगी। ओके। और उसके बाद में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप ट्रिब्यूनल जा सकते हो, लेकिन हमारे बैड लक है अभी तक ट्रिब्यूनल नहीं आया। सो देन यू गो टू हाई कोर्ट। इफ यू वांट टू प्रीफर अ रिट, आप हाई कोर्ट जा सकते हो। अदरवाइज एज पर लॉ सेक्शन 10 सबसेक्शन 6, अगर आपने प्री डिपॉजिट भरा है आपके उधर रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता। यू हैव टू जस्ट इन्फॉर्म टू योर ऑफिसर, जो आपका असाइन ऑफिसर है या तो आपका जो रेंज का ऑफिसर है, उसको एक लेटर दे देना है, वी आर प्रीफरिंग अपील इन ट्रिब्यूनल, आप इतना एक लेटर दे दो अगेंस्ट दिस ऑर्डर, वो आप पे रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता। और 10% भर देना है। यस, 10% भर देना है सर। 10% भर के ये लेटर देना है। यस सर, वो आपको अपील के टाइम पे ही भर देना है। अच्छा, अभी ये तो हमने एक मैकेनिज्म समझ लिया, और ऑफ कोर्स एज ऑन टुडे एपेलेट बेंच नहीं है, ट्राइब्यूनल नहीं है, इसलिए पीपल गो टू हाई कोर्ट। यस, तो एक बार एपेलेट ट्राइब्यूनल आएगा तो फिर हाई कोर्ट पे प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। बिकॉज द मैटर्स विल ट्रैवल बैक टू द ट्राइब्यूनल। यस सर। ओके। अभी कोई ऐसा, ये रियल इस्टेट के बारे थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे थे, बिकॉज तो आज के दिन में कुछ इसमें कुछ नया आने के चांसेस दिख रहे हैं आपको, बिकॉज सिंस यू आर फ्रॉम द डे वन यू आर इनटू दिस, सो नया कुछ रियल इस्टेट के बारे में स्पेसिफिकली ऐसा कुछ लग रहा है? मैं अभी जैसे ये लीज जो प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रियल लीज वाली, उस पे ये जो जजमेंट आया इज वेरी वेलकम जजमेंट,
क्योंकि इसके हिसाब से काफ़ी इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ रही थी। सेम चीज़ हमें एक्सपेक्टेशन है, जो एबेटमेंट आपको लैंड का मिल रहा है, स्पेशली इन मेट्रो सिटी, इट शुड बी रेज अप टू 50 और अप टू 60%। वो जो 33% Yes, आप जो sir. कह रहे थे, हाँ जी। दैट शुड एनहांस, एनहांस, तो ही जेन्युइन फायदा मिलेगा। जेन्यून फायदा मिलेगा, और उसके लिए अगर प्रॉपर अथॉरिटी के पास प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा तो ये बेनिफिट मैक्सिमम मिल सकता है। ओके। और उसी के हिसाब से आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में, अभी सर देखिए, अगर मैं आपको मेरी लैंड की कॉस्ट, अगर मैं एक फ्लैट बेच रहा हूँ 30,000 में, मेरी लैंड की कॉस्ट है 28,000 रुपये या तो 27,000 रुपये। सर वो मुझे बोल रहे हैं कि मेरा 80% रजिस्टर सप्लाई आना चाहिए, मुझे इसमें से सिर्फ 33% मिलेगा। अदरवाइज आई हैव टू पे इन आरसी, इट इज बर्डन टू मी। डेवलपर को बर्डन हो जाता है वो। सर, तो दैट इज व्हाई दैट 33% लिमिट हैज टू गो टू एटलीस्ट 50%। ओके। अभी सर एक जाते जाते एक सवाल ऐसा है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग होते हैं, हाँ जी, इसमें जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर मैं समझो घर ले रहा हूँ, वो तो आपने मुझे पहले बताया कि 5% और 12% वाला, नहीं सर, एफोर्डेबल में उसमें condition क्या है? हाँ जी सर, एफोर्डेबल में देर इज अ लिमिट, दो लिमिट है, 60 स्क्वायर मीटर्स एंड 90 स्क्वायर मीटर्स। 45 lakhs रुपीज द वैल्यू अमाउंट है। मेट्रो सिटी में हमारा 60 स्क्वायर मीटर 45 lakhs, और बाकी जगह पे 90 स्क्वायर मीटर और 45 lakhs। उसमें 1% है विदाउट आईटीसी, विथ आईटीसी 5% है। ओके। तो वहाँ 1 और 5। अभी सर इसमें मैं बताऊं कि मेट्रो सिटी में सर आपका कहीं पे भी 60 स्क्वायर मीटर्स 45 lakhs में घर बनता ही नहीं। कहाँ से बनेगा? इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल। सर अगर ये हम पुणे भी जाएंगे तो नहीं होगा सर, हम सतारा जाएंगे भी तो शायद हुए तो नहीं, मुझे नहीं मालूम, Difficult है। डिफिकल्ट है। नासिक भी नहीं होगा सर, पालघर तक भी आजकल मिलता नहीं है। नहीं पॉसिबल नहीं सर। अच्छा, तो मतलब अफोर्डेबल में 1 और 5 ये स्कीम है, 1 और वहाँ पे 5 और 12 है, तो अफोर्ड अगेन इट इज द चॉइस ऑफ डेवलपर। चॉइस ऑफ द डेवलपर, परफेक्टली। एक लेना या 5 लेना इन अफोर्डेबल ऑल्सो, चॉइस ऑफ डेवलपर, चॉइस ऑफ डेवलपर है। अच्छा, मतलब अफोर्डेबल में खाली उन्होंने वो 5% की जगह 1% किया है, और 12% की जगह 5% किया है। सर अभी ये जो रिस्ट्रिक्शन है सर, ये एक सर्टन एरिया में देने के लिए। अगर मैं बॉम्बे से बाहर जाता हूँ या दिल्ली से बाहर जाता हूँ या बेंगलोर से बाहर जाता हूँ सर, तो वहाँ 600 मतलब 60 स्क्वायर मीटर का कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं होता, वहाँ जगह ही बड़ी चाहिए। करेक्ट। तो सर वहाँ कैसे हो जाता है ना, वो जगह बड़ी भाव नीचे, तो वो भी अफोर्डेबल में मैच नहीं हुआ। सो ये जो फिगर्स हैं उसमें आप समझ लो 80-90% तो ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं कि वो अफोर्डेबल में बैठ ही नहीं सकते। ओके। या तो फिर उसको बिठाना पड़ता है जबरदस्ती। जबरदस्ती, आप अगर देखोगे तो बैठेगा नहीं। ओके। अभी एक लास्ट जैसा सवाल कि एनी लैंडमार्क केस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन जीएसटी, कोई अपनी ऐसी है जो लैंडमार्क केस बॉम्बे की, या ये काफ़ी अच्छा जजमेंट है या बड़ा जजमेंट है? सर अभी जीएसटी में रियल एस्टेट में ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ है, सिवाय दिस एमआईडीसी का जो लीज डीड का है। दिस इज द ओनली रिसेंट जजमेंट जो लास्ट वीक अनाउंस हुआ। मतलब जजमेंट टू सम एक्सटेंट ये जीएसटी भी रियल एस्टेट में इवॉल्व हो रहा है। सब जैसे हमारा आज डिस्कशन हुआ, कितने लोगों को तो अभी तक ये नहीं मालूम है कि कहाँ कैसे जीएसटी लगेगा। बेसिक में ही प्रॉब्लम चालू है कई जगह। इवन ऑफिसर को नहीं मालूम है कि मैं कहाँ जीएसटी को इसको चेक करूँ। ओके। इट इज इट बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन इन लॉ और द वेगनेस इन लॉ, मतलब क्या रीजन क्या है इस चीज? सर इट इज ड्यू टू कंफ्यूजन ऑफ लॉ। अच्छा, इंटरप्रिटेशन आपका अलग मेरा अलग। परफेक्टली राइट। ओके, दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। ओके। तो ठक्कर सर, आपका बहुत मज़ा आया, और आपने ये जो आई थिंक द टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो फ्रॉम जीएसटी इज दोस 3 थिंग्स विच यू हैड सेड रिगार्डिंग रीडेवलपमेंट। ये इस वीडियो का टेक अवे है मेरे हिसाब से, क्योंकि आज 80% ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन रीडेवलपमेंट। रीडेवलपमेंट परफेक्टली। हाँ, और
सबको ये शायद पता नहीं है ये कॉन्सेप्ट कि 3 बार लगेगा। सर अगर ये मैं बोलूँ कि गवर्नमेंट सोच रही थी कि कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन काफ़ी जगह पे ऐसा हो गया कि इट इज कैस्केडिंग इफेक्ट आ चुका है। हाँ, ये अभी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 3 जगह लग रहा है, तो कैस्केडिंग इफेक्ट तो आ ही गया ना सर उसका। आप लैंड की कॉस्ट बहुत कम ले रहे हो, कैस्केडिंग इफेक्ट आ चुका है। आप मुझे कंडीशन डाल रहे हो 80% रजिस्टर्ड सप्लायर से ले लो। आप यू शुड, आप अगर चाहिए डिसीजन लेने के लिए ट्रेड को बुलाइए, एसोसिएशन को बुलाइए, उनसे रिप्रेजेंटेशंस लीजिए, देन यू डिसाइड ना। सर आज जीएसटी काउंसिल में कहीं से भी कोई भी ट्रेड के अपॉइंटेड पर्सन नहीं है, कोई भी बड़े हमारे एसोसिएशन के पर्सन्स नहीं है जो उनको बता सके कि दिस द ग्राउंड डिफिकल्टीज और रियलिटी है। हाँ, मतलब लॉ मेकर्स अपनी जगह और जो एक्चुअल काम कर रहे हैं फील्ड पे, यस सर, वो दोनों का संगम होना चाहिए, तो देन द ब्लेंड विल गिव अ गुड लॉ। परफेक्टली राइट। जो इसका मेन एम था, इट इज अ सिंपल लॉ। इट डजंट लुक सो सिंपल। सो सिंपल, कहने के लिए सिंपल था, बट फैक्चुअली इट डजंट लुक टू बी सिंपल। तो अगर वो उनको साथ में रख के अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, जो जनरली इन लोग करते ही हैं, मतलब एवरीडे नोटिफिकेशन आना, जीएसटी काउंसिल में अमेंड होना, तो अगर इनको एक प्रॉपरली कर लेते हैं सर, तो इट इज देयर। सर अगर मैंने आपके साथ 7 साल पहले भी एक हमने किया था, जब जीएसटी इंट्रोडक्शन का छोटा सा वीडियो था वो, तो सर उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि GSTR2 नॉट देयर इज अ 37 रिटर्न्स। सर आज घूम फिर के GSTR2 दूसरे नाम से वापस इंट्रोड्यूस हुआ है आफ्टर 7.5 ईयर। अच्छा, तो अभी भी गवर्नमेंट उस पे आ रही है जो मॉडल जीएसटी लॉ है, सो वो भी डिफाइन नहीं कर पा रही है, तो समथिंग इज मिसिंग। अगर वहाँ पे ट्रेड का अगर रिप्रेजेंटेशन आता है, काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकती है, रेवेन्यू इंक्रीज हो सकती है। एज पर मेरा व्यू और ओपिनियन है, गवर्नमेंट जो रेवेन्यू चाहती है वो बहुत इजीली उनके पास आ सकती है। बस ट्रेड को इन्वॉल्व करें, उनसे प्रॉब्लम समझे, सिंप्लिसिटी कैसे चाहिए वो समझे और इसको कवर करें, प्लेयर्स को लिए मतलब। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे नाउ दिस इज प्योरली फ्रॉम एडवोकेट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वी आर एडवोकेट्स, हमारा चैनल भी उसी पे है, कि अलग अलग एवेन्यूज ऑफ प्रैक्टिस हैं। जैसे रेरा आया तो कई सारे हमारे एडवोकेट भाई रेरा की तरफ, नाउ लाइक दे आर रेरा एडवोकेट्स ऐसे कहते हैं बहुत सारे को। इसमें अच्छा स्कोप है एक एडवोकेट को प्रैक्टिस करने के लिए? सर जिसको पढ़ने का शौक है, हाँ, डेली अपडेट रहने का शौक है, नोटिफिकेशंस, यस, जजमेंट्स ऑल ओवर इंडिया, अगर आपको टैक्सेशन में इंटरेस्ट है, साथ में आपको अकाउंट्स में नॉलेज है, तो इट इज वन ऑफ द गुड एंड नॉन ऑपोजिट, मतलब इसमें कंपटीशन नहीं है। एज ऑन टुडे तो कुछ है ही सर नहीं। है ही नहीं। आज मैं 35 साल से, भले मैं अभी एज अ प्रैक्टिशनर हूँ, यहाँ कंपटीशन बहुत कम है, बिकॉज इट इज, आपको रोज सुबह उठो, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, इट इज नॉट एज सिंपल, मैंने आईपीसी पढ़ लिया, मुझे आईपीसी के सारे सेक्शन आते हैं, या बीएनएस मैंने पढ़ लिया, मुझे बाय हार्ट है, यहाँ नहीं चल सकता सर। ओके, तो अगर मैं जीएसटी पढ़ता हूँ तो मुझे साथ में मुझे बैंकिंग लॉ भी समझ में आना चाहिए, मुझे सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी समझ में आना चाहिए, मुझे टोपा भी समझ में आना चाहिए। इट्स लाइक एन एनेबलिंग एक्ट, वो जाके कहीं भी चिटक सकता है, कहीं भी चिटक सकता है, कि जरूरी नहीं है वो कहीं कहीं भी जाके अटकेगा वो। परफेक्टली राइट, परफेक्टली। अगर सर मैं यहाँ पे जैसे डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनता है सर, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लेकिन उसमें जब जीएसटी का क्लोज आता है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मॉडिफाई करता है। तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी इतना ही नॉलेज होना चाहिए जितना मुझे जीएसटी का है। और जब मैं उसमें आर्ग्यू करूंगा तो मुझे वो दोनों के नॉलेज होना चाहिए। सो अगर किसी को इसमें प्रैक्टिस करनी है, तो अगर वो परफेक्शन लेना चाहता है और स्टडी करना चाहता है, सर हार्डली 2-4 अभी सीनियर काउंसिल है जो प्रैक्टिस करते हैं,
मैं भी उनके टच में हूँ, हम लोग की रोज़ सुबह या तो 2-3 दिन में एक बार बात होती है, डिस्कशंस होते हैं, सारे सब कुछ होते हैं। उनको भी आज डिफ़िकल्ट होता है जीएसटी कैसे। सर उन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सेक्शन 129, 132, 67 और 70। सर मैंने अभी जस्ट रिसेंटली एक 2 सीनियर काउंसिल और एक सिटिंग जज है, हम सब लोग साथ में बैठे थे एंड वी आर डिस्कसिंग। मैंने सीधा पॉइंट रेज किया, सर जीएसटी में ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? नो वन एबल टू आंसर। सभी इवॉल्व हो रहे हैं ना, एवरीबडी इज गेटिंग सो इवॉल्व। आफ्टर द 7.5 years अभी भी वो प्रॉपरली आया नहीं है, चीजें आई। तो इन शॉर्ट ऐसा है, जिसको भी पढ़ाकू है, जिसको बहुत ही मेहनत करने की इच्छा है, ही कैन सर्टनली एंटर द Yes. फील्ड ऑफ जीएसटी कंसल्टेंसी एंड ही कैन बी द लॉयर है स्पेशली, बिकॉज आप तो जीएसटी कंसल्टेंट हो, आप लॉयर नहीं हो, लेकिन जो एक लॉयर को एंटर करना हाँ है, जी। सो आई थिंक दिस आर गुड टिप्स टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर वीडियो। परफेक्टली राइट। तो ठक्कर सर, आप यहाँ आके बहुत अच्छा आपने बात किया, तो एक छोटी सी हमारी तरफ से आपके लिए। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।